दोस्तों 25 सितंबर 2021 को एक मीटिंग हुई थी जिसको यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का नाम दिया गया। और इस मीटिंग के अंदर नरेंद्र मोदी ने 22 मिनट की अपनी एक स्पीच बोली है और इस स्पीच के अंदर उन्होंने टोटल 17 ऐसे पॉइंट बोले हैं जो कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए और आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप करें यूपीएससी की तैयारी या किसी भी स्टेट लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, उसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट आपके डिस्कस किए जाएंगे आपके एग्जाम के हिसाब से। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हो जाती है बिल्कुल खास, इसलिए वीडियो को टिल एंड तक देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम द्विवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है। और हम बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की उस मीटिंग की। दोस्तों बता दूं, ये जो मीटिंग है ये हमारी मीटिंग 24 सितंबर 2021 को हुई थी, यानी सैटरडे वाले दिन हुई थी। और इसमें मोदी जी ने बहुत ही ड्रास्टिक स्पीच दी, मतलब वो स्पीच रियलिटी के अंदर बहुत ही अच्छी स्पीच थी। उसके अंदर मैंने टोटल 17 पॉइंट निकाले और इन्हीं 17 पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों इन 17 पॉइंट को जानने से पहले आप सभी लोगों के लिए सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि आपको ये पता हो कि जो यूनाइटेड नेशंस है ये है क्या, आखिर इसको क्यों बनाया गया। तो एक मिनट के लिए थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूंगा तो आपके लिए जो पॉइंट्स है वो इजी हो जाएंगे। जानिए, देखिए, जब हमारे यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1912 से लेकर कहा जाता है, वैसे 1914 से 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर चला था, जिसमें इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिवास्टिकेटेड और बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए कुछ ट्रीटी और एग्रीमेंट्स बनाए गए, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी क्योंकि 1944 तक यहाँ पर दोबारा से हमारे यहाँ पर लड़ाइयां स्टार्ट हो गई थी, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर छिड़ गई थी। इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रेशर आया यूएसए के ऊपर और यूनाइटेड किंगडम्स के ऊपर कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि दोबारा से ऐसा थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। इसको पीस स्टैब्लिश करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन गठन किया जाता है और उस गठन का नाम, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूनाइटेड नेशंस, जिसके अंदर टोटल वर्ल्ड की 195 कंट्रीज में से 193 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और उसमें अपनी मेंबरशिप ली। और इसी वजह से आज की डेट तक आप देख सकते हैं कि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन आप थर्ड वर्ल्ड वॉर किसी भी कंट्री में हो तो ध्यान देना वो देश से ही, वो पूरी पृथ्वी से ही निकल जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर बम का हमला होना शुरू हो जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन का बेसिकली काम क्या होता है कि पीस स्टैब्लिशमेंट करना अपनी सभी मेंबर कंट्रीज के बीच में। याद रखना, वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है जिसमें से 193 कंट्रीज किसमें रजिस्टर्ड है, यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप उनको हासिल हो रखी है। दोस्तों यहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूनाइटेड नेशन की टोटल 6 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलकर काम करती हैं, जिसमें सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी जनरल असेंबली। जैसे हमारे देश के पार्लियामेंट है ना, ठीक उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन यानी पूरे वर्ल्ड की जो नेशन है उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं जनरल असेंबली। कहा जाता है कि वर्ल्ड में इस पृथ्वी के ऊपर जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है वो हमारी यूएनजीए यानी जनरल असेंबली की पार्लियामेंट है। दूसरी काउंसिल है जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि सिक्योरिटी के मुद्दों को पर यहां पर बातचीत करती है। तीसरी काउंसिल हमारी सेक्रेटेरिएट, जो कि पूरे कामकाज को देखरेख करने का काम करती है। चौथी जो हमारी काउंसिल है दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी में किस तरह से रिफॉर्म्स लेकर आए उन सब चीजों के लिए बनाई गई है। और आपकी 5th नंबर पर आती है ट्रस्टीशिप काउंसिल और 6th नंबर पर आती है आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। टोटल ये 6 हमारी काउंसिल है। और आज जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज काउंसिल नंबर 1, दैट इज जनरल असेंबली। दोस्तों जनरल असेंबली की जो मीटिंग होती है वो साल में एक बार होती है और सितंबर के महीने में होती है। तो जो 2021 में जो हमारी ये मीटिंग हुई उसके अंदर जब नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखने का मौका दिया गया तो उन्होंने उन सभी नेशंस को रिप्रेजेंट करते हुए एक बहुत ही अच्छी बात बोली। और दोस्तों वो 17 पॉइंट अब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। आई होप गाइस आपको यूनाइटेड नेशन क्या होता है ये समझ आ गया। उसके अंदर जो 6 काउंसिल होते हैं उसके अंदर एक जो काउंसिल जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं जनरल असेंबली, उसकी मीटिंग के अंदर क्या क्या कंक्लूजन निकले वो आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। यहां पर सबसे पहला टॉपिक हमारा हाईलाइट है यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 25 सितंबर 2021 को जो मीटिंग हुई थी, हम उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी 76वीं मीटिंग, 76th मीटिंग हुई थी यहाँ पर। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात मोदी जी ने बोला कि कोविड-19 पैंडेमिक जो सिचुएशन है वो पिछले 100 सालों के अंदर एक ऐसी महामारी है जिसका इलाज ढूंढना हर इकोनॉमी के लिए एक दांतों तले चने दबा देने वाली बात थी। यानी यहां पर बात ये बोली कि कोविड-19 में कई सारे फ्रीडम फाइटर इसलिए बोला गया यहां पर क्योंकि इन जगहों पर जिन्होंने इसको पूरा जूझा, अपनी फैमिलीज को उस पैंडेमिक से निकाला, तो उनको फ्रीडम फाइटर का यहां पर नाम दिया। और कहा कि कोविड-19 में मरने वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उनके परिवार वालों के लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। इससे कहीं ना कहीं स्टार्टिंग जो स्पीच की हुई है वो कहीं ना कहीं दिल को छू लेने वाली बात थी और इसी को हम बोलते हैं अपने पास साइकोलॉजिकल इफेक्ट। और नरेंद्र मोदी की पहली लाइन जो थी वो साइकोलॉजी इफेक्ट के तहत उनको और ज्यादा ग्रैब करी थी अपने
और मतलब जो वहां की ऑडियंस थी उनको अपनी ओर ग्रैब कर रही थी। देखिए किस तरह से कोविड 19 के जो पैंडेमिक में जो लोग जूझ रहे थे उनके लिए कितना ज्यादा संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और दोस्तों यहां से इस पॉइंट से उन्होंने 2-3 पॉइंट निकाल दिए भारत के फेवर के अंदर। वो 2-3 जैसे मैंने भी फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, इसके बाद आप यहां पर देखिए, इसको मैं सीधा कनेक्ट करूंगा पॉइंट नंबर 7, 8 और 9 से। पॉइंट नंबर 7 बोला है कि आपको यहां पर बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच दे रहे थे तो उस टाइम पर उन्होंने ये बोला कि जो ये हमारी कोवैक्सीन है, इस कोवैक्सीन का एक पोर्टल है। आप जानते हैं आपने कोवैक्सीन का आपने डिजिटल जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है कोवैक्सीन की, उन्होंने इसके बारे में बात की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया ने डिजिटलाइज की इन चीजों को, उसमें सबसे बड़ा जो कीर्तिमान उठा है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, दैट इज कोवैक्सीन पोर्टल। कोवैक्सीन पोर्टल में इतने सारे लोग रजिस्टर्ड हुए जिसने मोर देन 2 करोड़ डोजेस सिंगल डे में रजिस्टर्ड किए। यानी आपको पता ही होगा सितंबर के महीने में एक दिन था जिसके अंदर 2 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीनेशन दी गई सिर्फ एक दिन के अंदर। और यहां पर उन्होंने डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हुए बोला कि इस पैंडेमिक के सिचुएशन में किस तरह से इंडिया का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसने कितना बड़ा हेल्प किया इंडिया के लिए कोवैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद दूसरी बात इन्होंने बोली कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। दोस्तों मैं बता दूं अभी तक जितनी भी वैक्सीन बनी है वो नॉर्मल वैक्सीन है, कोई भी डीएनए वैक्सीन नहीं है। और भारत ने 195 कंट्री में अकेला एक भारत ऐसी कंट्री जिसने पूरी रिसर्च और डेवलपमेंट करते हुए पहली डीएनए वैक्सीन बना ली। और बेसिकली ये जो वैक्सीन है मैं आपसे न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कस कई बार कर चुका हूं। उस वैक्सीन का नाम है ज़ायडस कैडिला। ये जो ज़ायडस कैडिला है ये बेसिकली बच्चों के लिए बनाई गई डीएनए बेस्ड वैक्सीन है, जिसमें 3 वैक्सीनेशन यहां पर दी जाएंगी, मतलब 3 डोजेस होंगे इसके अंदर। और ये जो वैक्सीन है ये 12 साल से 18 साल के बच्चों को यहां पर लगाई जाएगी। और उन्होंने कहा कि किस तरह से भारत के जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस डीएनए बेस्ड वैक्सीन को डेवलप किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वैक्सीन यानी कोविड से धीरे धीरे अपना प्रचार करना यहां पर शुरू कर दिया, और जो करना भी चाहिए ताकि वर्ल्ड को पता चले कि आज की डेट में इंडिया वो नहीं है जो 70 साल पहले या 75 साल पहले आजादी से पहले हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला रिज्यूम एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन। दोस्तों अभी मैं कोविड वाली पॉइंट यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप जानते हैं जनवरी 2021 तक इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था वैक्सीन का, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कोविडशील्ड और जो कोवैक्सीन है ये जो कंपनी थी ये इंडिया में इतनी मैन्युफैक्चरिंग करती थी जिसको हम आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन आप जानते हैं जैसे ही हमारी सेकंड वेव आई उसके अंदर भारत को बहुत बड़ा एक झटका देखने के लिए मिला, और यहाँ पे भारत को क्रिटिसाइज भी किया गया था कि अगर उसके भारतवासियों को वैक्सीन की जरूरत है तो क्यों आखिर यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उस टाइम पर नरेंद्र मोदी के द्वारा इस चीज को वहीं स्टॉप कर दिया गया और कहा गया कि अब हम एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, पहले हम फर्स्ट नेशन की पॉलिसी चलाएंगे और भारत के लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। लेकिन अभी सितंबर के महीने में ये कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर से, वैसे डेट अभी फिक्स नहीं किए बट ऐसे सूत्रों से खबर आ रही है कि 7 अक्टूबर से यहां पर जो वैक्सीनेशन है उसके एक्सपोर्ट को रिज्यूम किया जाएगा। और दोबारा से जो पुअर नेशंस है या जो लोअर नेशंस है, लोअर इनकम ग्रुप नेशंस है, उन सभी नेशंस को यहां पर भारत के द्वारा जो है सब्सिडाइज रेट पर एक्सपोर्ट वैक्सीन की जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे हमारा एक्सपोर्ट इनिशिएट हो रहा है। और दूसरी बात, हम एक डेवलपिंग नेशन होने के नाते जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए हम एक अच्छा कदम यहां पर उठा रहे हैं। तो कोवैक्सीन से इन्होंने पॉइंट नंबर 7 डिजिटलाइजेशन, पॉइंट नंबर 8 फर्स्ट डीएनए वैक्सीन का प्रचार किया, और 9th उन्होंने अपने एक्सपोर्ट के बारे में बताया। तो ये पॉइंट सिमिलर पॉइंट थे। इसके बाद इन्होंने सेकंड पॉइंट के अंदर सबसे पहली चीज जो उन्होंने कोविड-19 के पैंडेमिक के लोगों के बारे में बोला, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है, डेमोक्रेसी के मामले में डेमोक्रेसी इंडिया में सबसे ज्यादा चलती है। और आपको जान के हैरानी होगी 195 कंट्रीज में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि पूरी तरीके से डेमोक्रेसी बेस्ड है, यानी यहाँ पर कोई भी आप कह सकते हो ऑटोक्रेटिक नेचर का नहीं चलता जैसे आपकी बाकी नेशंस में चलता है। तो इन्होंने ये बोला कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसमें भारत सबसे पहले पायदान पर आता है डेमोक्रेसी के मामले में। और इन्होंने अपना एग्जांपल कोट करते हुए बोला कि हमारा भारत नेशन इतना ज्यादा डेमोक्रेटिक है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ साल पहले जो बच्चा चाय की प्याली चाय बेचा करता था रेलवे स्टेशन पे, आज वो आप सभी लोगों के सामने पिछले इतने सालों से भारत का प्रधानमंत्री बनके आप सभी लोगों के सामने ये स्पीच दे पा रहा है। यानी जीता जाता एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी आपके सामने खड़ा है, जो कि डेमोक्रेटिक के लिए बेस्ट यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल है। तो उन्होंने किस तरह से मदर ऑफ डेमोक्रेसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने 2 वर्ड अपनी कोट किए, दैट इज डेमोक्रेसी हैज डिलीवर, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। कहीं ना कहीं इन्होंने डेमोक्रेसी को अपनी इंडिया से इतना ज्यादा कनेक्ट कर दिया, और इन्होंने ये बताया कि डेमोक्रेसी अगर पाई जाती है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला, वो क्या बोला कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय
का उन्होंने वहां पर कोट दिया। अब जैसे जानते हो वर्ल्ड में हर व्यक्ति, हर कंट्री अपने किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव का कोट हमेशा करता है। तो यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय थे, उनका कोट यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बोला और उन्होंने कहा कि उनका कहना था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, यानी कि इंसान के अंदर ऐसी सोच भर दो कि इंसान अपने बारे में ना सोचे बल्कि अपनी सोसाइटी के बारे में सोचे। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कोट करते बोला कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो वर्डिंग थे आज हम उसी तरह से अपनी सरकार को चलाएं जिसमें हम अपने बारे में ना सोच के बल्कि अपनी सोसाइटी के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं, जो कि एक नेशन के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद उन्होंने बोला पिछले 7 सालों के अंदर ये सारी चीजें हुई। क्या क्या उन्होंने बोला, पिछले 7 सालों में बैंकिंग सेक्टर से उन्होंने 43 करोड़ लोगों को कनेक्ट किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा जन धन योजना अकाउंट और जीरो बैलेंस पे हम आपके अकाउंट खुलवाएंगे। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती क्या थी, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको बढ़ाया जा सके, कि हर बंदा बैंकिंग सेक्टर की जो सब्सिडीज है, जो उनकी सुविधाएं हैं उन तक उनको एक्सेस पहुंचे। इस वजह से ये कैंपेन चलाए गए थे और 7 सालों के अंदर 43 करोड़ लोगों को इन्होंने क्या किया, बैंकिंग चैनल यहाँ पे ओपन करवाए। ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर की बात की। नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि उन गरीब जनता को जिनको इंश्योरेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है उनको भी यहाँ पर इंश्योरेंस के बंधन में बांधा गया और उनको भी इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी गई। दोस्तों याद होगा कि जब मैं हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करता था उस टाइम मैं आपको बताता था कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए भी इंश्योरेंस प्लान करने के बारे में यहाँ पर सोचा है। तो मोदी जी की इस स्पीच में ये बोला कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अराउंड 36 करोड़ पीपल को कवर किया जा रहा है। फिर उन्होंने बोला फ्री मेडिकल फैसिलिटी अराउंड 50 करोड़ लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है भारत के अंदर। होम प्रोजेक्ट के जिनके पास घर नहीं है उनको खुद के घर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, अराउंड 3 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट पहुंच चुका है। फ्रेश वाटर, जैसा आप जानते हैं जो हमारे डेवलपिंग नेशन है या अंडर डेवलपिंग नेशन या पुअर इनकम ग्रुप नेशन है उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो क्लीन वाटर मैनेजमेंट के प्लांट अपने यहाँ पर लगा पाए, एक स्वच्छ पानी उनको मिल पाए। तो कहा गया कि हमने उस स्वच्छ पानी के ओर के अंदर अराउंड 17 करोड़ लोगों को इस तरह से पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट किया कि उनको फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाए। ये सब बातें नरेंद्र मोदी के द्वारा उसमें बोली गई। इसका उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ पर जो लोग हैं उनको ऑनरशिप राइट का टाइटल देना चाहते हैं। अब आपको सर ये ऑनरशिप राइट, प्रॉपर्टी राइट, ये कहां से टॉपिक आ गया? टॉपिक ऐसे है कि ये बताना चाहते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को मोर्गेज करा के यानी गिरवी करा के लोन लेना चाहते हैं, बट उन्हें लोन नहीं मिल पाता क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि प्रॉपर्टी के लिए कौन से कागजात उनके पास ट्रू ऑनरशिप रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने ड्रोन की सहायता लेते हुए बात बोली कि हम क्या करें, ड्रोन की सहायता से जितने भी गांव हैं, जितने भी कस्बे हैं, जितने भी छोटे छोटे शहर हैं, उनको ड्रोन की उससे मैपिंग करते हुए उनकी बकायदा मैपिंग की गई और उनको ट्रू ऑनरशिप टाइटल प्रोवाइड कराए गए, ताकि कल को अगर वो बैंक में लोन लेने के लिए जाए तो उन्हें लोन लेते टाइम एक ट्रू ऑनरशिप में अगर वो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में अपने घर के कागजात रखवाते तो उन्हें लोन आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो ये पॉइंट यहाँ पर बोला गया। और इसके बाद इन्होंने बोला कि एक बात और बोली कि इन्होंने कहा वर्ल्ड में हर छठे इंसान के बाद 7वां इंसान भारत का होता है। हर छठे इंसान के बाद 7वां इंसान भारत का होता है। नहीं, भारत हर जगह फैला हुआ, भारतीय लोग जो है वो हर जगह फैले हुए। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर यूनाइटेड नेशंस भारतीयों के लिए बनाई जाएगी या भारतीयों के हित में काम करेगी तो याद रखना, अगर आप भारतीयों के हित में काम करोगे तो भारतीय आप लोगों के हित में काम करेंगे। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर इंग्लिश में कोट की थी लाइन, वही चीज मैंने यहाँ पर छेपी है। When India grow, the world grow। जब इंडिया ग्रो करेगी तो वर्ल्ड भी ग्रो करेगी, और जब इंडिया के अंदर रिफॉर्म आएगा तो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म करेगा। देखना, मैं एक बार रिपीट करता हूं, When India grow, the world grows। When India reform, the world transform। उन्होंने ये कोट करते हुए बोला कि अगर आप इंडिया को हल्के में ले रहे हो तो हल्के में ना लेना भैया, क्योंकि अगर इंडिया का रिफॉर्म हो रहा है तो इससे देश का नहीं पूरे वर्ल्ड का रिफॉर्म हो रहा है। उन्होंने इस बात को यहाँ पर कोट करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात को यहाँ पर जाहिर किया है। इसके बाद उन्होंने बोला कि डिजिटल को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की अपनी उस स्पीच में, और उन्होंने कहा कि जो यूपीआई है यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसके तहत उन्होंने कहा कि 350 करोड़ से भी ज्यादा की ट्रांजैक्शन एक महीने के अंदर होती है, जो कहीं ना कहीं इस बात को इंश्योर करता है कि किस तरह से भारत मैनुअल सिस्टम से, ट्रेडिशनल आउटलुक से वो किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ओर अपने आप को मूव ऑन करा रहे हैं। ये बात यहाँ पर बोली गई। इसके बाद उन्होंने बोला कि अब हम चाहते हैं कि जो वैक्सीनेशन है, वैसे मुझे वैक्सीनेशन में कवर करना चाहिए बट मैं भूल गया, चलो आप कवर कर लेते हैं। इन्होंने कहा, जैसे आपने सुना होगा मेक इन इंडिया प्लान। मेक इन इंडिया प्लान क्या बोलती है कि आपकी जो भी इंडस्ट्री जहां भी खुली, आप एक काम करो, आप इंडिया में आओ, इंडिया में माल बनाओ, जिससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ेगी और इंडिया का जो जीडीपी है या पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगा। दैट कैंपेन इज कॉल्ड मेक इन इंडिया प्लान। अब इन्होंने एक और प्लान बना दिया, दैट इज मेक वैक्सीन इन इंडिया, और इन्होंने इसको बहुत हाईलाइट करते हुए बोला कि उन्होंने खास तौर पर प्रस्ताव दिया इंटरनेशनल कंपनीज को कि अगर आप वैक्सीन बनाना चाहते हैं आप भारत में आइए, हम आपको सारे के सारे रिसोर्सेज भारत में अवेलेबल कराएंगे और भारत में आप वैक्सीन बनाइए। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया की तरह
मेक वैक्सीन इन इंडिया कैंपेन को प्रमोट करने की कोशिश की, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, बहुत सारा फायदा इंडिया को पहुंचेगा इस चीज से। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान। इन्होंने कहा अब हमें इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में ये तो समझ आ गया कि अगर हम किसी और पे डिपेंड होने की कोशिश कर रहे हैं तो अब वो कोशिश नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज वो नेशन भी तो उसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है जिससे आप जूझ रहे हो। तो ऐसे में आपको अपने आप को खुद इस लायक बनाना चाहिए कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े, और पड़े तो एक छोटे से लेवल की पड़े, बाकी खुद वो सारे काम कर लो। एंड दिस कैंपेन इज कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि 2020 के अंदर इस पैकेज को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत ने 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत में जितने भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, इनको कई टाइप के लोन प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि इनकी जो डिपेंडेंसी है बाहर की कंट्रीज पर वो कम हो जाए और ये खुद का खुद काम करना शुरू करे। एंड दैट कैंपेन इज कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत कैंपेन या स्कीम। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 12वीं बात बोली क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेकर, और इन्होंने कहा जिस तरह से भारत में या पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे जो कार्बन एम्बिशन है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो टारगेट हमने सेट किया था 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हमें नहीं लगता कि वो अचीव हो पाएंगे वर्ल्ड लेवल पे, बट इंडिया ने इस चीज को इंश्योर करते हुए बोला कि इंडिया इन सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल और 162 इनके जो टारगेट्स है उनको पूरा अचीव करके रहेगा, और वो क्लाइमेट एक्शन प्लान को सीरियसली लेकर बिजली उत्पादन दबा के करेगा। 450 गीगावाट का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो दूसरी कंट्री पर रिड्यूस हो जाएगी, और हम अपने सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बना बना के हम चीजों को करेंगे। और आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये गुड़गांव के अंदर इसका मेन हेड ऑफिस है, और ये फ्रांस के साथ किया गया। ये इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर अलायंस है, जिसका हेडक्वार्टर भारत के अंदर स्थित है, और इसमें भारत सोलर पैनल बना रहा है, और यूएसए हम पर बहुत दबाव बना रहा है। आगे कभी किसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब यहाँ पर ये बोला है क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेकर 450 गीगावाट का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी का, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। नाउ द पॉइंट इज कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसी डेवलपमेंट जो आपके लिए नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हो। वो रिसोर्सेज जो आज आप खत्म कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखो। एंड दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस बात को लेकर उन्होंने इंश्योर किया कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी वो बेनिफिट मिले जो हमें मिले, हम इस तरीके से काम धंधा अपने पास करेंगे। और इसके बाद उन्होंने बोला ग्रीन हाइड्रोजन हब इंडिया के अंदर बनाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन हब का मतलब है काम को इस तरीके से करो कि कहीं कोई पॉल्यूशन ना फैले, और इकोनॉमी नहीं बल्कि एनवायरमेंट को कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पहुंचे। जैसे आप जानते हो ग्रीन हाउस गैसेस में जो कंपोजिशन होता है वो नहीं बिगड़ने देगा। स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर्स होती है उनमें कहीं कोई ओजोन लेयर, डिपल्शन जैसी चीजें, जो गैस का कंपोजिशन है वो नहीं बिगड़ने देगा, काम भी होता रहेगा, और जो हमारे एनवायरमेंट है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम काम करेंगे, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन हब। ठीक है, फिर बोला गया 75 सैटेलाइट लॉन्च। जैसे कि आप जानते हैं अभी जो 15 अगस्त 2021 में गया है, ये हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस था। इसमें नरेंद्र मोदी ने बोला कि जो हमारे स्कूल और जो कॉलेजेस हैं, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा 75 सैटेलाइट्स बनाई गई इस साल, और अब हम फ्यूचर के अंदर उन्हीं 75 सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, और इससे जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा इनोवेशन और बहुत बड़ा बूस्टअप यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इस पॉइंट से नरेंद्र मोदी ने पहली बात तो ये बताया कि हम फ्यूचर के अंदर 75 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करेंगे, और दूसरा उन्होंने अपने स्कूली छात्रों को बहुत प्रोत्साहन दिया कि देखो हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट तो बाद में आते, पहले हमारे छात्र इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो यानी यहाँ पर स्कूल्स को लेकर भी प्रमोट किया गया कि इस तरह से स्कूलिंग एक्टिविटी यहाँ पर की जा रही है। फिर उनका टेररिस्ट को लेकर, आप जानते हैं अफगानिस्तान पर एक बहुत बड़ा मुद्दा टेररिस्ट को लेकर चल रहा है। टेररिस्ट को लेकर मुद्दा क्या चल रहा है? मुद्दा कुछ ऐसा है कि यहाँ पर टेररिज्म, आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का कैप्चर हुआ है, क्योंकि आप एक बात सुन रहे हैं, ये अफगानिस्तान का इशू क्या, आपको ये इशू पता होना चाहिए, तब आपको ये न्यूज समझ में आएगी। 1 मिनट लगे, इशू मैं आपको बताता हूँ। इशू ये था कि जो तालिबानी लोग थे, तो इन्होंने क्या किया था, सन 1996 में 1996 में इन्होंने अफगानिस्तान से गवर्नमेंट को हटा दिया और अपना गुंडा राज करना वहां पर शुरू कर दिया। जब इन्होंने गुंडा राज किया तो 2001 के अंदर इनका गुंडा राज इतना बढ़ गया कि इन्होंने अमेरिका की जो ट्विन टावर थे ना, उसके ऊपर प्लेन जो थे उनको हाईजेक करके उनको क्रैश करवा दिया। और आप जानते हैं वो ट्विन टावर के अंदर कितने, मोर देन 3000 पीपल्स की डेथ गई, और मोर देन अराउंड 4500 लोग जो है वो से इंजर्ड हुए। इकोनॉमी बहुत ज्यादा यूएस की डिस्ट्रॉय हुई। उस टाइम पर जॉर्ज बुश थे, और बाद में जब ओबामा बने प्रेसिडेंट, तो ओबामा ने क्या किया कि जो ये पता लगाया कि इसके पीछे हाथ किसका था, तो पता चला कि तालिबानी ग्रुप का उसके पीछे हाथ था, जिसका जो सरदार था वो था ओसामा बिन लादेन। और उसने एक ज्वाइंट प्लान बनाया और रातों रात उसको जो है अपने घर से मार के उसकी बॉडी को उठा के लेकर आ गए, और तालिबानी का जो कैप्चर अफगानिस्तान में था उसको वहां से रिमूव किया, और यूएसए ने तालिबान को
भगा दिया 2001 के अंदर, बता रहा हूं 2000 के अंदर तालिबान को भगा दिया था और वहां पर बकायदा सरकार बनवाई किसने, यूएसए ने। और वहां पर मोर देन 20,000 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएसए के द्वारा की गई अफगानिस्तान के अंदर, जिससे टेररिज्म को प्रमोट ना किया जाए, क्योंकि टेररिज्म उन्हीं के ऊपर भारी पड़ा, यूएसए के ऊपर भारी पड़ रहा था। तो यूएसए ने ये सारा पैसा इसलिए खर्च किया ताकि टेररिज्म को रिमूव किया जा सके। लगभग 20 साल तक यूएसए ने उनका साथ दिया। इसके बाद यूएसए ने जैसे ही कहा, अब नए प्रेसिडेंट जो बने थे जो बाइडेन, उन्होंने क्या किया, जो आर्मी कोर्प्स वहां पर तैनात थे यूएस के अफगानिस्तान में, उनको अपना वापस ले लिया। जब वापस ले लिया तो तालिबान को नजर आ गया कि यूएसए तो जा रही है, चलो फिर से कैप्चर कर लिया। और यही हुआ कि काबुल के ऊपर जो अशरफ गानी थे वहां के प्रेसिडेंट, उनको वहां से भगा दिया गया। वो तो अपने आप ही भागे, उनको सूत्रों से खबर मिल गई थी कि कल ये लोग आने वाले तालिबानी लोग। और वहां पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को हटा के तालिबान ने फिर से कैप्चर कर लिया। और अब ये कहा जा रहा है कि जो टेररिज्म है यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसका पहला काम हो चुका है इंडिया के लिए। अब देखो क्या है ना कि जो अफगानिस्तान है उसमें तालिबानी टेररिज्म आ गया, बगल में पाकिस्तान पड़ोसी देश, वो तो आप समझ ही रहो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। और वहां से इंडिया बिल्कुल पास में पड़ता है, बॉर्डर इलाका पड़ता है। अब इन्होंने पहला काम अफगानिस्तान ने क्या किया, हीरोइन लगभग 20,000 करोड़ की हीरोइन जो है, 20,000 बल्कि आई थिंक 200 करोड़ की हीरोइन जो है वो अभी जब्त की गई गुजरात के अंदर। गुजरात जो सी पोर्ट इलाका है वहां से ये लोग हीरोइन भेज रहे थे। तो अफगानिस्तान ने देखो अपना धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान पता है क्या बोल रहा था, पाकिस्तान ही बोल रहा था कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी का कैप्चर हुआ है, तो तालिबानी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, जो उन्होंने 33 लोगों ने अपना मंत्रिमंडल बनाया, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है उसको यूनाइटेड नेशंस में जगह देनी चाहिए। आप एक बात बताओ, क्या इन लोगों को यूनाइटेड नेशन में जगह देनी चाहिए जो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्यों कर रहा है, क्योंकि आप समझ जाओ, बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहां पर नरेंद्र मोदी के द्वारा बोले कि जो अफगानिस्तान में टेररिज्म का मुद्दा उठ रहा है, हम अफगानिस्तान को उसकी मिट्टी को टेररिज्म के लिए यूज नहीं होने देंगे, इसके लिए हम प्रॉपर गाइडलाइंस बनाएंगे। और जो एशियन सार्क जैसी कंट्रीज है ये पूरी तरीके से इस पर ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान में टेररिज्म को प्रमोट ना किया जाए। और साथ के साथ नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर यह बोला गया है कि अफगानिस्तान में रहने वाले महिलाओं को, रहने वाले बच्चों को, रहने वाले लोगों को हम अपने स्तर पर जितनी सुविधाएं प्रोवाइड करा सकते हैं हम पूरी तरीके से अफगानिस्तान के लोगों के साथ है, क्योंकि उनके लोगों पर क्या बीत रही है वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहां पर टेररिज्म को लेकर साफ तौर पे पाकिस्तान को काउंटर किया गया। देखो हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे नरेंद्र मोदी कभी भी किसी कंट्री का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इशारों इशारों में बात पूरी बोल जाता है। और यही एक स्मार्ट वर्क होता है। यहां इस पॉइंट को लेकर जो 15 पॉइंट नरेंद्र मोदी जी ने बोला, ये बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर बोला। अफगानिस्तान तो कम, थोड़ा पाकिस्तान को लेकर ज्यादा बोला, ताकि तुम सतर्क हो जाओ कि अगर तुम कुछ भी ऐसी हरकत करोगे तो उसके लिए हम यूनाइटेड नेशन में उसकी आवाज उठाएंगे। आपको जान के हैरानी होगी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी वीडियो क्लिप वहां पर भेजी थी, वो वहां पर प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम पे, तो उन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके वहां भेजी थी, जिसमें इंडिया के उन्होंने 12 बार से ज्यादा इंडिया का नाम लिया और कश्मीर मुद्दा को बार बार उठाया उन्होंने। ये होता है पुअर काम, क्योंकि जब आप किसी कंट्री का सामने नाम ले रहे हो तो ये चीजें गलत होती है, क्योंकि इंटरनेशनल पे कभी नाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी बातों को रखना चाहिए, सामने वाला सब समझ जाता है अपने आप, ठीक है। यही एक सही तरीका था। अब देखो इंडिया ने काउंटर भी किया। अब दूसरा काउंटर किसको किया? चाइना को। किसको लेकर? इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। आप जानते हो इंडो पैसिफिक रीजन जो भारत का जो तटीय इलाका है, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न इलाका है, और जो ऊपर जो सडान इलाका है, यहाँ जो पैसिफिक जो हिंद महासागर है, वहां पर क्या है, चाइना अपनी डोमिनेंसी दिखाता है। चाइना ये कहता है ये पूरा जो समुद्र है ये हमारा समुद्र है, जबकि आपको पता है कि जो इंडियन मैरीटाइम एक्ट के थ्रू जो हमारा समुद्र है वो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो समुद्र है वो हमारा होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड फिर वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कवर हो जाता है। बट यहाँ पर चाइना की ये कहने आया है कि 200 नॉटिकल माइल तक तो उनका है, उसके बाद भी उन्हीं का ही है। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर कई सारे ग्रुप बनाए गए। आपको पता है वो क्वाड ग्रुप बनाया गया इंडो पैसिफिक रीजन को काउंटर करने के लिए, ताकि चाइना की डोमिनेंसी को वहां पर रिड्यूस किया सके। क्वाड ग्रुप के अंदर 4 कंट्रीज आती है, आपको पता होगा, यूएसए, इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्रियों ने क्वाड ग्रुप बनाए खासतौर पे इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। अभी सितंबर के महीने में एक और नया ग्रुप बन गया, दैट इज ऑकस ग्रुप, AUKUS। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, ये 3 कंट्रियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया अगेन इंडो पैसिफिक को काउंटर करने के लिए। यानी अब तो 2 ग्रुप हो गए जो इंडो पैसिफिक रीजन पे जो चाइना की डोमिनेंसी गलत तरीके से उसको रिड्यूस करने के लिए सारे ग्रुप बनाए गए। और कहीं ना कहीं से चाइना बहुत ज्यादा दुखी है इस काउंटर को लेकर, कि चाइना कहता है ऑलरेडी क्वाड ग्रुप तो बना ही रखा था, अब एक नया ग्रुप सितंबर 2021 में और बना, दैट इज ऑकस ग्रुप। बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो किस तरह से हम मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए इतना ज्यादा कंसर्न। और जानते हो यूएनएफसीसी के अंदर यहाँ पर प्रेसिडेंशियल जब हमारे भारत को मिली थी, जो अगस्त का महीना था ना, इसमें हमारे भारत के नरेंद्र मोदी मेन प्रेसिडेंट वहां के बने थे, क्योंकि प्रेसिडेंशियल बदलती रहती है, हर साल किसी न किसी को मिलती है। तो यहाँ नरेंद्र मोदी द्वारा मुद्दा उठाया गया था मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर, यानी पूरा फोकस चाइना के ऊपर था। यानी इंडिया उन्होंने कहीं किसी को थमा नहीं है, मतलब सबको लपेटा है अच्छे से, ठीक है, बिना नाम लिए, ठीक है।
और लास्ट उन्होंने बोला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, और उन्होंने ये चिंता व्यक्त की कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम भारत की जो रैंकिंग है 190 कंट्री में, जो भारत की 2020 की रैंकिंग है दैट इज 63rd, जो पहले कभी बहुत पीछे हुआ करती अराउंड 92 93 होती थी, अब हमारी रैंकिंग 62 के अंदर हुई, जो कि अच्छी बात है। बट यहाँ नरेंद्र मोदी द्वारा ये बोला जा रहा है कि भविष्य में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग टॉप 10 के अंदर लेकर आएंगे, ताकि इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनीज है वो इंडिया में अच्छी तरीके से और आसानी से यहाँ पर काम कर सके, और हम उनको सारे के सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे जो उनके काम के लिए आसान बना सके। यानी हम खास तौर पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्या करेंगे, मेजरली अपना काम करना यहाँ पर शुरू करेंगे, वो बात यहाँ पर बोली। ये टोटल 17 पॉइंट है जो उनकी पूरी 22 मिनट की स्पीच का मैंने आपको पूरा सारांश बताया। अब आपके एग्जाम में इस टाइप के कोई क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप आसानी से टैकल कर लो। एंड आई होप वीडियो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत मेहनत लगी, बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी, सारी चीजें मैंने आपको बताई। और बेसिकली ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जो हमारा हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है, जो हमारे दूसरे चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे आती है, उस पर हम ऑलरेडी डेली डिस्कस करते हैं। तो मेरे लिए तो ये कोई नई चीज नहीं थी, और जो हमारे रेगुलर व्यूअर है उनके लिए भी कोई नई चीज नहीं थी। कुछ एक आधे पॉइंट हो गए नहीं, बाकी सब वही रिपीटेशन मोड पर चल रहे थे। तो ये खासियत जो बातचीत हुई है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा यूनाइटेड नेशन के अंदर जनरल असेंबली यानी वर्ल्ड की जो पार्लियामेंट बोली थी उसके अंदर ये सारे 17 मुद्दे वहां पर रखे गए। सो आई होप गाइस कि ये 17 मुद्दे आपको बहुत अच्छे से समझ आए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना अच्छा कमेंट जरूर भेजना। कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज आप मुझे इंप्रूवमेंट भी बताना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।